Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आखिरकार शाम तक उन तीन आतंकवादी जो थे उन तीनों को मार गिराया गया। उनके पास क्या वेपन थे और कितनी उनके पास एम्यूनिशन थी? अगर वो उस समय ढेर नहीं होते तो कम से कम जिस तरह से उनके पास असला बारूद था 2 से 3 दिन तक वो किसी भी कैंप के साथ लड़ाई कर सकते थे या किसी। भारतीय जवान यूँ तो समय समय पर दुश्मन के खिलाफ अपना पराक्रम दिखाते ही रहते हैं और भारत सरकार जो है उनके इस कार्य को एक्नॉलेज भी करती है और उन्हें रिवार्ड भी करती है, अवार्ड भी देती है। और ऐसे ही एक शख्स से हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो फरीदाबाद के हैं और मेजर सत्येंद्र धनखड़ इनका नाम है और हाल ही में इन्हें राष्ट्रपति द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। पूरा वाक़या क्या था, किस कंडीशन में उन्होंने ये अपना पराक्रम दिखाया, अपना अदम्य साहस दिखाया, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मेजर सत्येंद्र जी। मेजर साहब, हम उस दिन की घटना जानना चाहेंगे कि उस दिन का क्या सीन था पूरा, अगर आप उस सीन डिस्क्राइब कर पाएँ। कितने बजे सूचना मिली, आप उस समय क्या कर रहे थे और फिर पूरा ये किस तरह से ऑपरेशन हुआ? मैं आपको सारी जानकारी तो नहीं दे पाऊँगा, बट फिर भी ये ऑपरेशन मैं डोडा ज़िले में पोस्टेड था एंड सुबह सुबह की खबर थी। सुबह सुबह ही हमें पता चला कि 3 उग्रवादी एक पर्टिकुलर जगह पर आए हुए हैं एंड जैसे ही हमें उसकी सूचना मिली तो फ़ौज की तरतीब सेट होती है कि तुरंत सूचना मिलने पे 10 या 15 मिनट के अंदर ही हम अपना बेस छोड़ देते हैं और बेस छोड़ने के तुरंत बाद ही हम उस लोकेशन पे पहुंचते हैं और उस लोकेशन को चारों तरफ से कॉर्डन करते हैं। कॉर्डन मतलब एक तरह से उस चीज़ का घेराव करते हैं ताकि वो लोग भाग के वापस ना जा सकें। इनपुट मॉर्निंग में आई थी तो इसलिए सुबह सुबह लोग सोए हुए थे तो इजीली हमें किसी ने नोटिस नहीं किया एंड हम उस लोकेशन पे जो जंगल के अंदर थी, हम उस जंगल के अंदर उस पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंच चुके। पहुंचने के बाद उन्होंने उस लोकेशन का घेराव किया। घेराव होने के बाद जैसे ही हम उन लोगों की तरफ बढ़े तो जैसे कि कल बताया भी गया जब मेरे को शौर्य चक्र दिया गया कि जैसे ही दुश्मनों ने, आतंकवादियों ने उस घेराव का देखा तुरंत ही उन्होंने हमारे ऊपर फायर खोल दिया। फायर खोलते ही हम, हर जगह का तरतीब ये रहती है कि अफसर हमेशा फ्रंट से लीड करता है, तो लीड करते ही जो उनका फायरर था, जो उग्रवादी था, उसने सबसे पहले फायर मेरे पे और मेरे बडी एंड एक हमारे साथ पुलिस का जवान था उसके ऊपर खोला। गोलियों की बौछार के बीच हमें ये अंदाज़ा हो गया कि ये लोग उग्रवादी हैं, मिलिटेंट हैं। तो फिर धीरे धीरे ऑपरेशन बढ़ता रहा, हमने भी अपनी तरफ से जवाबी कार्रवाई की एंड आखिरकार शाम तक उन 3 आतंकवादी जो थे उन तीनों को मार गिराया गया। तो बताया गया कि जिस तरह से उन्होंने फायर किया, आपने अकेले ने एक साहस किया और उन तीनों को एक साथ आप ही ने मारा। अब जो ऑपरेशन जिस तरह से हुआ तो उन्होंने, तब फायर तो वो लोग खोलते हैं तो हम भी जवाबी कार्रवाई करते हैं। पहले आतंकवादी को जैसे ही वो निकला तो उसको मार गिराया गया सटीक फायर से। जो बाकी 2 आतंकवादी थे उनको हमने रॉकेट लॉन्चर का यूज़ करते हुए उनको मार गिराया। इस तरह से हम तीनों को मारने में सक्षम रहे। उनके पास क्या वेपन थे और कितनी उनके पास एम्यूनिशन थी? एम्यूनिशन उनके पास यही AK-47 जो आजकल वैली में चलता है वो एंड नई असॉल्ट राइफल है M4 वो थी। तो तीनों उनके पास असला बारूद इतना था कि वो हमारे काफ़ी सिविलियंस या किसी भी आर्मी कैंप या किसी को भी मतलब क्षति पहुंचाने के लिए उनके पास काफ़ी असला बारूद मौजूद था। अगर वो समय ढेर नहीं होते तो कितने समय तक वो लड़ाई लड़ सकते थे और कितनी नुकसान पहुंचा सकते थे? अगर वो उस समय ढेर नहीं होते तो कम से कम जिस तरह से उनके पास असला बारूद था 2 से 3 दिन तक वो किसी भी कैंप के साथ लड़ाई कर सकते थे या किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके पास 2 से 3 दिन का एम्यूनिशन मौजूद था। अच्छा, जब इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, ऑब्वियसली पहले भी रहे होंगे, तो क्या किस तरह से ऑपरेशन किया जाता है या किस तरह से ये लोग आते हैं? क्या ये जंगल का रास्ता होता है? किस तरह से एंटर करते हैं? क्योंकि लगातार ये समय समय पर आतंकवादी घटनाएं घटती ही रहती हैं हिंदुस्तान में। जैसा कि अगर आप देख सकते हैं तो IB या जो भी हमारी बॉर्डर है वो सारी बॉर्डर को हम चप्पे चप्पे पे सेना खड़ी नहीं कर सकते। टेरेन इस तरह से है, जंगल है, नदी नाले हैं और कई बारी उस इलाके में बर्फ़ पड़ने की वजह से भी जो हमारी फेंस वगैरह होती है वो टूट जाती है। जब वो टूट जाती है या उसमें जंगल में जब हमारी कोई गश्त नहीं होती या हमारी पेट्रोलिंग पार्टी वहाँ से निकल चुकी होती है तो लोग टनल के ज़रिए या उस टूटी हुई फेंस के ज़रिए हमारे देश में एंट्री करते हैं और जंगलों का एंड नदी नालों का यूज़ करते हुए, आबादी से दूर रहते हुए, सड़क को छोड़ते हुए उस पर्टिकुलर जो उनको टास्क दिया जाता है उस मंजिल तक पहुँचते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं, कब भर्ती हुई आपकी सेना में? मैं सेना में एज ए अदर रैंक भर्ती हुआ था 2010 में। मैंने इनरोल्ड एज ए जवान किया था
उसके बाद मेरी स्कूलिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, तो मैं पढ़ाई में ठीक ठाक था। तो फिर मैंने 2014 में कमीशन लिया। 4 साल की ट्रेनिंग के बाद 2018 में लेफ्टिनेंट के पद पर मैं चयनित हुआ। अभी आप मेजर हैं। अभी मैं सेना में मेजर के पद पर तो कार्यरत हूँ। तो कब तय किया कि सेना में ही जाना है? क्या परिवार का पृष्ठभूमि कुछ इस तरह से थी कि दिमाग में कैसे आया कि सेना को सर्व करना? सर्व करने का तो जज्बा स्टार्टिंग से ही, गांव के हम रहने वाले थे, गांव में हमारे दादा परदादा चाचा जी फ़ौज में रहे थे, तो एक फ़ौज की तरफ रुझान तो शुरू से ही था। दूसरा, फ़ौज एक सिक्योरिटी भी देती है कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है कि आपको हर मंथ कुछ अमाउंट मिलता है, एंड उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट 15, 15, 17 या उससे ज़्यादा नौकरी करने के बाद आपको ताउम्र पेंशन दी जाती है। तो एक वो भी रीज़न था, दूसरा फाइनेंशियल रीज़न, तीसरा फैमिली में पहले से ही लोग फ़ौज में रहे हैं, तो वो थोड़ा सा लगाव था, इसलिए स्टडीज़ ख़त्म करने के बाद मैं फ़ौज में चला गया। तो कितना मुश्किल या कितना आसान लगता है नौकरी? नौकरी मुश्किल तो हर कदम ही है, हर किसी भी डिपार्टमेंट के लिए मुश्किल तो होता ही है, बट फौजी होने के साथ साथ मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है। बट ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी है, आपको रेस्पेक्ट मिलती है, जो रेस्पेक्ट आपको किसी और प्रोफेशन में नहीं मिल सकती वो इस प्रोफेशन में मिलती है। हाँ, कई बारी प्रॉब्लम होती हैं कि आपको अपने परिवार से कुछ टाइम के लिए दूर रहना पड़ता है, बट उस कंडीशन से भी, बट जब देश प्रेम की बात आती है तो देश प्रेम की रक्षा के लिए किसी ना किसी को तो अपना घर छोड़ के सरहद पे जाना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी आपको सम्मानित किया गया, राष्ट्रपति से सम्मान प्राप्त हुआ। इससे पहले आपके कहीं ना कहीं किसी साथी को, किसी सीनियर को, किसी सबॉर्डिनेट को भी मिला होगा, तो ये चीज़ें कितना इनकरेज करती हैं? इनकरेज तो किसी भी बंदे को मिलता है तो उससे 50 लोग तैयार होते हैं। लोगों को लगता है कि अगर वो या एक आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड एक जज्बा, देश प्रेम का जज्बा एंड अपने देश के दुश्मनों को ख़त्म करने का जज्बा, ये दोनों चीज़ों को मिलाकर करते हैं तो एक अच्छा ऑपरेशन होता है, एंड लोग पीछे मोटिवेट होते हैं। ताकि अगर आप देखें तो, अगर मैं कोट करूं तो भगत सिंह जी को, भगत सिंह जी ने देश के लिए, आज़ादी के लिए अपनी जान दी। उनकी शहादत को देखते हुए कितने लोगों ने आगे आए और 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराया। अगर वो नहीं देते तो उन्होंने इतनी प्रेरणा दी कि बाकी लोग इकट्ठा हुए और देश आज़ाद हुआ। सेम फ़ौज के मामले में कि एक आदमी काम करता है, उस एक काम को देख के 1000 लोग मोटिवेट होते हैं एंड आगे अपनी कंट्री को, हर किसी भी फील्ड में वो है, जिस भी फील्ड में रहता है उस फील्ड से, ताकि अपने देश पे एक अच्छा वर्ल्ड में वर्ल्ड पावर बने एंड अपना देश का नाम हो। तो ये थे हमारे साथ मेजर सत्येंद्र धनखड़, जो बता रहे थे उस दिन की पूरी कहानी। और साथ ही जब उनका कहना है कि जब इस तरह के अवार्ड मिलते हैं तो सिर्फ एक उस जवान को ही अवार्ड नहीं मिलता, उसके साथ साथ सैकड़ों जवान और मोटिवेट होते हैं और वो भी उस तरह का प्रदर्शन की और उस तरह के अदम्य साहस दिखाने का और अपना पराक्रम दिखाने की चेष्टा करते हैं। और उसके बाद जो भारतीय फ़ौज है वो अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाती है। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।